आज के इस कार्यक्रम में जो कि काशी नरेश इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, अपने सभी सम्मानित साथियों का, प्यारे बच्चों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सर का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस मंच पर नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये नेशनल साइंस डे हम अपने महाविद्यालय में 22 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक लगातार मना रहे थे। हमने इसके बीच कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिनमें मुख्य रूप से फिजिक्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित एसे कंपटीशन था, जो कि मिरेकल्स ऑफ लाइट पर आयोजित था, आधारित था। उसके पश्चात हमने बॉटनी डिपार्टमेंट ने साइंस एग्जीबिशन आयोजित किया था और उसके पश्चात हमने जूलॉजी डिपार्टमेंट ने पोस्टर कंपटीशन का भी आयोजन किया था। इसी क्रम में रसायन विज्ञान विभाग द्वारा क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया था और आज हम इन सबको एक साथ मिलाकर के इस मंच पर नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बच्चों, मैं कुछ कहूं और समझाऊं, मुझे लगता है कि मेरे विज्ञान के जो सभी साथी हैं, सभी बच्चे हैं, वो सब इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि हम आज नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य आज KNIIC के अंतर्गत सिर्फ इतना है कि हम ये जान सके कि साइंस की महत्ता कितनी हमारे लाइफ में है और किस तरीके से इस साइंस का उपयोग हमें इंटीग्रेटेड मैनर में करना है, जिससे हम सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सके। तो आज इन सारी चीजों को बताने के लिए हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी सर आए हुए हैं और मैं सर का परिचय करा दूं। सर पूर्व प्राचार्य गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गैसड़ी बलरामपुर से हैं। सर हमारे महाविद्यालय में भी वनस्पति विज्ञान के विभाग प्रभारी रह चुके हैं और सर के पास विज्ञान के क्षेत्र में काम करने का बहुत अच्छा अनुभव है। विज्ञान को किस तरीके से जीवन में उतारना है, किस तरीके से उसको यूज करना है, उसका अप्रोच ऐसा रखना है कि वो हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए लाभदायक हो सके। आइए इसके बारे में हम सर से सुनते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी सर को कि वो बच्चों को अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करें। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट वाले महाविद्यालय के इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट KN गवर्नमेंट PG कॉलेज ज्ञानपुर के माननीय प्राचार्य जी, IIC के प्रेसिडेंट विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान डॉक्टर रश्मि सिंह जी, IIC वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्पना अवस्थी जी, महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापकगण, विज्ञान से जुटे हुए तमाम सारे मेधावी छात्र और छात्राएं, आज इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल ऑफ KN गवर्नमेंट कॉलेज ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का जो आयोजन किया है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, यह कार्यक्रम पिछले सप्ताह से ही आयोजित हो रहा है और इसको विज्ञान वीक के रूप में मनाया गया है। यह बड़े ही खुशी की बात है और विज्ञान के प्रचार प्रसार की इससे बड़ी मिसाल राजकीय महाविद्यालय में नहीं हो सकती। तो मैं सभी
विज्ञान के प्रभारियों, डीबीटी स्टार कॉलेज स्कीम के समस्त पदाधिकारियों और आईआईसी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आपने इस विज्ञान वीक का आयोजन सफलतापूर्वक किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वास्तव में विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है और यह 28 फरवरी सर रमन इफेक्ट के खोजकर्ता, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सर सीवी रमन जी के कार्य के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसलिए प्रथमतः मैं रमन इफेक्ट के खोजकर्ता, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सर सीवी रमन जी को सादर नमन करता हूं और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर देश के सभी वैज्ञानिक समुदाय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो उद्देश्य है वह विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना है तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। विज्ञान के बिना सच पूछें तो किसी भी तरह के विकास की राह में तीव्रता नहीं लाई जा सकती। इसलिए विज्ञान से गलत धारणा, अंधविश्वासों का विनाश होता है और विज्ञान और तकनीकी को आगे बढ़ाने के लिए नागरिकों को इस क्षेत्र में मौका दे करके, चाहे वो विद्यार्थी हो या जन सामान्य हो, तभी देश के नागरिकों को नई ऊंचाइयों को तक पहुंचाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के विकास के पथ पर अग्रसर होने में विज्ञान और वैज्ञानिक सोच का बढ़ावा होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसे आयोजन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। विज्ञान के द्वार ही हम समाज के लोगों का जीवन स्तर अधिक से अधिक खुशहाल बना सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम है या मुख्य विषय है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इस एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब हम यूं समझ लें कि विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, ये शाखाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन अगर सभी शाखाओं का इस तरीके से समन्वय, इस तरीके का एकीकरण कर लिया जाए जिससे जो मानव का विकास है, उसका जो भविष्य है वह सुदृढ़ रहे या ज्यादा दिन तक वो उसी तरीके से बना रहे, उसमें किसी तरीके का नुकसान न हो। जहां तक एकीकृत की अवधारणा का संबंध है, यह काफी हद तक सामाजिक प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, जो मानती है कि प्रत्येक प्रणाली अपने वातावरण में अन्य प्रणाली द्वारा विनिमय करती है या वस्तुओं का जब आदान प्रदान करती है तो निश्चित रूप से प्रभाव से वो खुली हुई है। यह मानता है कि एक प्रणाली में परिवर्तन दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है जिनसे वह संबंधित होती है। कहने का ये अर्थ है
कि हम एक उदाहरण ये सामने रखें कि कोविड-19 महामारी ने को यदि हम देखें तो जो कि विश्व भर की वैश्विक महामारी थी, इसमें जितने वैज्ञानिक संस्थान थे या सरकारी विभाग थे या औद्योगिक घराने थे या फार्मा उद्योग था या चिकित्सा से संबंधित जितने लोग थे, इन सब के बीच में एक संबंध बना और ये सारे संबंध बन करके यह निजी उद्योगों को, सरकारों को आपस में मिलाकर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया और जिससे टीकाकरण की व्यवस्था हो पाई और इस महामारी से काफी हद तक मुक्ति पाई गई। जो भारत सबसे आगे रहा, जबकि भारत का तकनीकी विकास अन्य देशों से जो लोग कहते हैं कि कम आंकते हैं, लेकिन यह साबित किया कि जो एकीकृत दृष्टिकोण भारत का रहा, जो सभी को मिलाकर के कार्रवाई की गई और सबसे ज्यादा सफलता भारत ने अर्जित की। और हमें तो लगता है कि विश्व के अन्य कोनों में या अन्य देशों को भी इस एकीकृत दृष्टिकोण का लाभ मिला और कोविड-19 को हराने में बहुत बड़ा कामयाबी इसी दृष्टिकोण ने प्राप्त की। तो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकृत होना हमें लगता है सतत भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब वह कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एकीकृत दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उनमें से चिकित्सा विज्ञान की तो बातें हमने थोड़ी सी कर ही ली हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हमको इस दृष्टिकोण को अप्लाई करने की आवश्यकता है। उनमें हम यदि देखें तो नवीनीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा और उन्नत बैटरी जो कि बहुत ही कम लागत की हो, हल्की हो, पोर्टेबल हो और वहनीय हो, ऐसे बैटरी की भी हमें आवश्यकता है जो कि ऊर्जा के क्षेत्र की कमियों को वो पूरा कर सके और मानव विकास के लिए या मानव भविष्य के लिए या सतत भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज प्रदूषण की बातें लगभग हर जबान पर है और हर क्षेत्र में देखा जा रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या मिट्टी का प्रदूषण हो या और अन्य किसी भी तरह का प्रदूषण है। तो उनमें भी हमें नई तकनीकों का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का संबंध हो, जल संरक्षण का संबंध हो, कृषि का संबंध हो और तीव्र विकास के लिए हमें जो नई तकनीकों का प्रयोग हम कर रहे हैं, इन सब में भी हमें एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। एक जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो कार्य करती है, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग होता है विज्ञान संचार का। हमें लगता है कि इसकी ये एक इकाई है विज्ञान संचार की। तो विज्ञान संचार का मतलब है कि वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना। आज हमारे समाज में आधुनिक जन संचार के बहुत सारे माध्यम हैं। उन माध्यमों से भी हमें विज्ञान की सोच को बढ़ावा देना है और जो सही जानकारी है किसी भी अंश की, किसी भी अंग की या समाज के किसी भी भाग की, जो सही जानकारी है वह पूरे जनमानस में, समाज में फैलाने की आवश्यकता है। हमें भ्रम और भय दोनों से दूर रहना है। विज्ञान के अतिरिक्त कोई भी चीज ऐसी हो जो हमें भ्रमित करती हो या हमें भयभीत करती हो, उनका खंडन किया जाना चाहिए और उसके बारे में हमें संचार माध्यमों की जो आधुनिकीकरण है, चाहे वो टीवी का माध्यम है या यूट्यूब का माध्यम है या संचार का जो भी माध्यम है, उन माध्यमों से हमें व्यापक रूप से उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि समाज में सही अर्थों में विज्ञान को लोग समझ सकें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अपने कार्य को संपादित कर सकें। एक खास बात देखी जाती है कि जो अंधविश्वास है, हमें 2 मिनट का मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन यह इस मंच पर और
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार विषय पर मुझे ये कहना आज के दिन उचित लग रहा है कि समाज में बहुत सारी क्रियाकलापें ऐसी हैं जो अवैज्ञानिक हैं या विज्ञान के परे हैं। उन अवैज्ञानिक समस्याओं से जो समाज जकड़ा है, खास करके हमारा ऐसा समाज जो कम पढ़ा लिखा है या जहां पर विज्ञान का संचार अभी तक उतना अधिक नहीं हो पाया है, उस समाज में हमें इन अंधविश्वासी चीजों पर अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का उजागर करना है, सही दृष्टिकोण वहां पर पहुंचाना है। इसके लिए भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ विज्ञान से संबंधित संस्थाएं हैं। हम शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त बात कर रहे हैं क्योंकि शिक्षण संस्थाएं ऑलमोस्ट अपना कार्य संपादित कर रही हैं और सभी संस्थाएं ही कर रही हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे विज्ञान का संग्रहालय। तो विज्ञान का जो संग्रहालय है वहां पर केवल लोग जाते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, लौट आते हैं। वहां पर सीखने और सिखाने जैसी चीजें मुझे कम मिल पाती हैं। तो ये जो संग्रहालय हैं, बहुत सारे विज्ञान पार्क बने हुए हैं, विज्ञान नगरी बनी हुई हैं और तमाम तरह के केंद्र हैं। एक उदाहरण के तौर पर जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये जो केंद्र हैं या इस तरीके के जो संग्रहालय हैं या पार्क हैं, ये सिर्फ लोगों के प्रदर्शन के लिए ना हो, बल्कि विज्ञान का मार्गदर्शन करने के लिए हो। प्रदर्शन से हट करके अपने समाज के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, सामान्य जनमानस के प्रति उनका मार्गदर्शन करें, जिससे उनके अंदर वैज्ञानिक चेतना आवे। हाँ, समस्याएं बहुत सारी हैं, चाहे वो खाद्य की समस्या हो, पर्यावरण की समस्या हो, वन्य जीव की समस्या हो, पृथ्वी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो, चिकित्सा शास्त्र की समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं पर भी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए एकीकृत दृष्टिकोण से ही कार्य करने की आवश्यकता है। आज जो वैज्ञानिक क्षेत्र हैं जहां पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जहां पर हम एकीकृत दृष्टिकोण अपना सकते हैं, वो हो सकते हैं, जैसे जल शक्ति है या रेलवे है, इंजीनियरिंग है और चिकित्सा का क्षेत्र है। इसी तरीके से तमाम नई विज्ञान और नवाचार हर क्षेत्र में आवश्यक हो गया है। सभी संस्थान, हमारी सरकार, हमारा समाज, उद्योग और सभी लोग मिल करके जैसे इस भीषण वैश्विक महामारी के चुनौती में आगे बढ़े हैं और इसमें जीत हासिल किए हैं, उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि हर क्षेत्र में हम सदैव और सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। एक बात मैं अपने विद्यार्थियों को यह बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि विज्ञान जो आज हम देख रहे हैं, यह कोई नई परिकल्पना या नई चीज अपने देश के लिए नहीं है, खास करके भारत के लिए। हमारा जो विज्ञान है, हमें लगता है कि हमारे जब विकास शुरू हुआ था उस समय से ही यह विज्ञान हमारे भारत में, खास करके अपने राष्ट्र में पहले से मौजूद रही है। और वह चीज हम पुरातन संस्कृतियों की यदि देखते हैं तो वहां भी विज्ञान की अवधारणा हमें दिखाई पड़ती है। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात करें, जो उसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से थी, तो वहां पर भी यदि हम देखें तो विज्ञान का बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार था और वैज्ञानिक ढंग से लोग जीना जानते थे और बहुत सारी चीजें प्रामाणिक रूप से भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। आप उदाहरण के तौर देखें तो उस जमाने में भी हल हुआ करते थे, रथ थे, चक्र थे, पक्की ईंटों के मकान थे और पेंटिंग की इस तरीके की व्यवस्थाएं थी कि लगता है कि वो लोग अच्छे वैज्ञानिक रहे होंगे और उनको एक अच्छी वैज्ञानिक जानकारी थी। उसके अलावा भी यदि आप देखें
तो अगर 800 ईसा पूर्व की बात करें तो आप जंगरोधी पिलर्स लोहे के, जो लगभग 99% शुद्ध लोहे थे, और उसके ऊपर जो जंग से बचाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का लेपन हुआ करता था, वो लेपन भी हमको 800 ईसा पूर्व दिखाई पड़ते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इससे ये साबित होता है कि जो हमारा आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बीच में हो सकता है मध्यकाल में कोई अंधकारमय ऐसा काल आया हो जहां पर कुछ वैज्ञानिक त्रुटियां हुई हों या लोग विज्ञान से विरत हो गए हों, लेकिन हमारा प्राचीन भारत जो है वह विज्ञान के बहुत आगे था। अगर ऐसा नहीं रहा होगा तो कहां से लोग चिकित्सा शास्त्र में इतने उद्यत हुए, कहां से हमारा आयुर्वेद जो है इतना आगे था। आयुर्वेद के बारे में लोग तो कहते हैं कि शुरू में जो चिकित्सा शास्त्र में, जिसको आज के रूप में हम कैंसर कहते हैं या जिसको हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, वो सारी चीजें पूर्व में जानी गई थी। माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध की भी ब्रेन सर्जरी की गई थी। तो उस समय के जो आयुर्वेदाचार्य रहे होंगे, जो सिस्टम रहा होगा, निश्चित रूप से आज जैसा भले न रहा हो, लेकिन इन रोगों के निदान की पद्धति थी। तमाम सारे बर्तनों का निर्माण था, तांबा था, पीतल था। गौतम बुद्ध का 40 फीट से लेकर 80 फीट की प्रतिमाएं बनाई गई थी, जो कौतूहल का विषय है कि उस समय का रसायन विज्ञान कितना आगे रहा होगा। तांबे के बर्तनों पर कलाई की व्यवस्था थी, जिसमें कि खट्टे का प्रभाव नहीं होता है तांबे के बर्तनों में। कलई की व्यवस्था बहुत पहले प्राचीन काल में भारत में देखी गई थी। चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे गणित का क्षेत्र हो, चाहे ज्योतिष का क्षेत्र हो, चाहे खगोल विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे जहाज की उड़ाने का क्षेत्र रहा हो, चाहे पनडुब्बियों का क्षेत्र रहा हो, चाहे जेट का क्षेत्र रहा होगा, ये सारे क्षेत्र में हमारा विज्ञान बहुत आगे रहा है। 4000 ईसा पूर्व से लेकर के बीच के मध्यकाल तक। इसके बाद तो नव वैज्ञानिक दृष्टिकोण आए और लोगों का ये सोचना रहा कि बहुत सारे विकास बाद में हुआ। कुछ लोगों का, कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि नाभिकीय ऊर्जा का भी पहले सिद्धांत स्थापित हो चुका था। भले उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन सिद्धांततः वह स्थापना थी। शब्द बाण उस समय चलाया जाया करता था। इस तरह के अग्नेयास्त्र उस समय के बने हुए थे। उस समय के ऐसे क्षेत्र थे, आयुध क्षेत्र भी थे, जिसमें तमाम तरह के हथगोले, तमाम तरह के टैंक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हथगोलों को चलाने का जो भी यंत्र हुआ करता था, मध्यकाल में भी हमको देखने को मिलता है। तो विज्ञान का बहुत अपरंपार जो ज्ञान था इस भारत वर्ष में था। और उनमें से यदि आप कुछ जानना चाहें तो इस समय जरूरी है कि जो हमारे आचार्य थे, यदि आयुर्वेद की बात करें तो भगवान ब्रह्मा से लेकर दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, वृद्ध सुश्रुत, धन्वंतरी और दीवोदास, सुश्रुत और नागार्जुन से होते हुए आगे बढ़ी हुई है। तो ये जो चिकित्सा क्षेत्र का विकास है, निश्चित रूप से आज हम कम तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह मानेंगे, यह कहना जरूरी होगा कि पहले भी हम एक बेहतर कंडीशन में थे और उसी चीज का अब नया रूप हमारे सामने आ रहा है। तो हम जब विज्ञान में इतने धनी पहले थे और आज तो विज्ञान का युग ही कहा जा रहा है, तो ऐसे युग में जितने भी विज्ञान के क्षेत्र हैं और जितने भी विज्ञान से संबंधित लोग हैं या वैज्ञानिक हैं, सब एक ही मंच पर इकट्ठा हो। मंच पर इकट्ठा होने का मतलब ये हुआ, एक ही दृष्टिकोण अपनाते हुए, एक ही तरीके का कार्य करते हुए, जिसमें मानव का विकास हो सके और मानव का भविष्य सुंदर और सुदृढ़ हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी इस विज्ञान का महोत्सव मना सकें और इस चित जल पावक गगन समीरा का आनंद ले सकें, संतुलित आनंद ले सकें। हमें ऐसे विज्ञान के विकास के बारे में सोचने की आवश्यकता है और समाज में इसी तरीके के विकास के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है, जिससे एक महान राष्ट्र के निर्माण में सतत
हम आगे बढ़ते रहें और जो हमारा राष्ट्र सोने की चिड़िया था, हर तरह से धन धान्य था, और आज भी और आने वाले दिनों में भी उसी तरीके का धन्य धान्य हो सके, विकास की पराकाष्ठा तक पहुंच सके और हम सभी को लाभान्वित हो सके। इन्हीं सब बातों के दृष्टिगत रखते हुए आप समस्त श्रोताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्रमशः डॉक्टर रश्मि जी और डॉक्टर कल्पना अवस्थी जी और हमारे माननीय प्राचार्य जी के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातों को हमने सुना, हमारे बच्चों ने सुना, और किस तरीके से आपने सर बताया कि हमारे जो साइंस के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जरूरत है उनको एक साथ ला करके और उसको जो मनुष्य है उसके किस तरह से विकास में, हित में उसको लगाया जाए। आपने कोविड का एग्जाम्पल दिया कि कोविड के समय में इंजेक्शन को डेवलप करना, उसके टीकाकरण को डेवलप करना वास्तव में हमारे लिए चुनौती थी। उसके बावजूद हमारे सभी सेक्टर साथ में आए, सबने जी तोड़ मेहनत करी और हमारे भारत जैसे देश ने इस टीकाकरण अभियान में सफलता पाई। ये एक एकीकृत होने का ही उदाहरण है। आपने सब बताया कि किस तरीके से जो डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस को भी हम लोग ठीक तरीके से यूज करें, उनका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि जो हमारी ऊर्जा की कमियां हो रही हैं उनको हम पूरा कर सकें। इन्वायरमेंट के लिए क्या जरूरी है, इन्वायरमेंट में जिस तरीके से आज हम देख पा रहे हैं कि हमको हर चीज के संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यदि उनको हम साथ में लेकर के चल रहे होते, हर चीज के बारे में हमने सोचा होता, हर पहलुओं के बारे में हम सोचते, हर चीज को साथ लेके चलते, तो शायद संरक्षण की आवश्यकता न पड़ती, सब साथ साथ ग्रो करते। लेकिन निकट भविष्य में हमें लगता है कि जब हम इस तरीके से अपने विचार लाएंगे, इस बार के जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है, उसने जो मुहिम छेड़ी है कि लोगों के अंदर ये भावना ला सके कि साइंस और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है सतत विकास के लिए, उसके पश्चात निश्चित रूप से हम संरक्षण नहीं, साथ साथ ग्रो करने की प्रवृत्ति को डेवलप कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने बच्चों के साथ में एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। सर आप भी साथ में रहे, चूंकि हम जो है अभी नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं KNIIC के अंतर्गत, तो मैं अपने बच्चों के साथ एक थोड़ी छोटी सी बात भी शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों, एक छोटा सा बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन। होप कि मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे अभी कि किस तरीके से हमारा जो KNIIC है वो हेल्प करता है नए आइडियाज को साथ लाने के लिए। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, वहां लिखा हुआ है कि ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। बच्चों, ये आपको चूज करना है कि आपको इसमें से किस में जाना है, आप क्या बनना चाहते हैं। आज हम सर CV रमन के बर्थ डेट के लिए हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा है, नेशनल साइंस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके इफेक्ट को हम याद कर रहे हैं, किस तरीके से उनके इफेक्ट ने जो है, जो उनकी जो डिस्कवरी थी, उस डिस्कवरी ने ह्यूमन लाइफ को चेंज किया। ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी, उनके इफेक्ट ने बहुत सारे एप्लीकेबिलिटी ले आई, जिस एप्लीकेबिलिटी के जरिए जो है हम आज बहुत सारे डिजीज को रिलेट करना है, किसी चीज को जानना है, उसके बारे में हम सफल हो पाते हैं। तो ये उनका ग्रेट माइंड था जिसने डिस्कस किया आइडियाज के बारे में, ना कि किसी इवेंट के बारे में, ना कि पीपल के बारे में। हमारा जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल है उसका मोटिव भी यही है कि आप नए आइडियाज को डिस्कस करिए। हमने जब से ये सेशन स्टार्ट किया है आपके साथ में, हमेशा आपको हम यही मोटिवेट करते रहे कि बच्चों, छोटा सा भी एक आइडिया हो आपके पास में कि आप लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप उसको डिस्कस करिए। डिस्कस करिए किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। आपका आइडिया कोई चुरा नहीं सकता है। आपका आइडिया लेकर के जो आइडिया आपके दिमाग में आएगा
दूसरा उस आइडिया को चोरी करके बहुत बेटर नहीं कर सकता है, बेटर करने का तरीका आपके पास, इसलिए उसको खुले दिमाग से डिस्कस करिए। डिस्कस करेंगे, दोस्तों के साथ डर लगता है, टीचर्स के साथ डिस्कस करिए, आएंगे हमसे डिस्कस करेंगे तो उस आइडियाज में कुछ इनपुट हम डालेंगे, कुछ आपका फ्रेंड डालेगा, और निश्चित रूप से वो आइडिया जो है हमारे लिए ऐसा होगा जो हमारी सोसाइटी को सर्व कर पाएगा। तो हमें उस आइडिया की तरफ बढ़ना है। जैसे आप देख पा रहे हैं सर, सीवी रमन के आइडिया जो कि बेस था रमन इफेक्ट के ऊपर, हमारे इसमें बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चे जुड़े हुए हैं। रमन इफेक्ट हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, डिटेल में हमारे जो बीएससी फिजिक्स के बच्चे हैं, मैथ्स के बच्चे हैं, वो जान रहे होंगे कि किस तरीके से लाइट सोर्स जब जो है किसी एक मीडियम में जाती है तो कुछ पार्ट्स उसका एब्जॉर्ब होता है पर कुछ पार्ट उसका स्कैटर्ड होता है, और उसी के जरिए हम लोग जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी रमन इफेक्ट को निकालते हैं, और उनको बहुत सारे जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी देखिए कहाँ कहाँ पे है। जैसे बात हुई ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, उस अप्रोच को इंटीग्रेट करना है जो ह्यूमन सर्व कर सके, और सिर्फ ह्यूमन लाइफ को ही नहीं, बायो लाइफ को हम कह सकते हैं, जिसको वो जितना हमारा बायोलॉजी है उसको जो है सर्व कर सके। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी टेक्निक आपने लैब में हम लोगों ने अभी यूज की, स्पेक्ट्रोस्कोपी की। किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि उसमें हम लोगों ने क्लोरोफिल कंटेंट कितना है इसको मेजर किया, इसको किस तरीके से आपने मेजर किया, आपने एब्जॉर्बेंसी देखी और बता दिया कि इसमें इतना क्लोरोफिल कंटेंट मौजूद है। उसको जानने का तरीका, वो जो आपके लिए बहुत सिंपल टेक्निक थी, लेकिन वो आइडिया जहां से डेवलप हुआ वो एक ग्रेट माइंड था। उसमें करते 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 उस एक सिंपल प्रिंसिपल को लेकर के अप्लाई करते करते देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ सॉल्व हो गई, आपके सामने दिखाई पड़ा है स्क्रीन पे कि हम उसके जरिए जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर को फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के जरिए, और डिफरेंट जो केमिकल्स या कह सकते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका कंसंट्रेशन कितना है, वो कितना जरूरी है आपके लिए, उसके जो चीजें होती हैं वो हम इनके जरिए जान सकते हैं। तो ये तो सर सीवी रमन का कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमें करना है अपने आपको नया कंट्रीब्यूशन करना है अपनी सोसाइटी के लिए। आपको वो चीज देखनी है जो चीज हमारे सोसाइटी में है तो, लेकिन वो हो सकता है कि बहुत कॉस्टली हो और हमारे लोकल पीपल के लिए ना अवेलेबल हो। तो हम क्या कैसा करें कि वो हम लोकल पीपल को उसको अवेलेबल करा सकें। आपके जो आइडियाज, मैं बार बार कहती हूँ, आपके जो आइडियाज होते हैं वो आइडियाज मुझे ग्लोबली हो ऐसा नहीं चाहिए, लोकल हो वो चाहिए। तो आप मेरे साथ, हमारी टीम के साथ आपने अपना जो ज्ञानपुर एरिया है हम लोगों ने उसका भ्रमण भी किया था, विजिट करके हमने तरह तरह के लोगों से बातें की थी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा था। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम पुनः मिले तो आपके जो आइडियाज है वो आइडियाज मेरे साथ में आए, और हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि हमें आइडियाज के ऊपर काम करना है। जब आइडियाज के ऊपर काम करेंगे तभी शायद हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम में लिख करके नंबर प्राप्त करना ये किसी भी तरह की सफलता की गारंटी नहीं होती है बेटा। हम जो सीख रहे हैं उस सीख को अपने जीवन में उतारना सबसे बड़ी बात होती है। सबसे अच्छी बात है कि हमने जो सीखा उससे हम दूसरों को दे पाए। तो जो आज सर ने बताया, जितनी बातें सर ने हम लोग को समझाने का प्रयास किया, उन सारी बातों को मुझे लगता है सर ने एकदम हिंदी में सारी बातें करी, कोई भी टर्म्स टेक्नोलॉजी आपको नहीं यूज करी कि जो आपकी समझ से बाहर हो। तो उन चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और समझ करके मुझे लगता है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इस नेशनल साइंस डे को साइंस वीक के रूप में हमने मनाया, लेकिन साइंस वीक और साइंस डे बीत जाए तो हम थीम भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको साइंस डे पे जो थीम आई है कि इंटीग्रेट करना है साइंस और टेक्नोलॉजी को, उसी को हमको अपने केएनआईआईसी के अंतर्गत भी इंटीग्रेट करना है। आज हम लोग बहुत लंबा लेक्चर लेकर के आपके सामने नहीं उपस्थित हुए हैं कि बहुत सारी बातें कहनी है। सर की बातें आपने सुनी, इसके पश्चात मैं चाहती हूँ कि आज आपके जो सर्टिफिकेट्स हम लोग इशू करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिए और सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं, ऐसा ना हो। मैं इस चैट में आपके सामने एक क्विज के लिंक भेज रही हूँ। ये क्विज के लिंक जो है नेशनल साइंस डे पे ही आधारित है, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चन गूगल फॉर्म के रूप में है, इनको आप भरिए, भर के सबमिट करिए। आपके जो स्कोर्स होंगे वो स्कोर्स आपको तुरंत दिखाई पड़ेंगे, और उसके बाद आपके सर्टिफिकेट कल तक आपको इशू हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि सारे आंसर्स आपको जो है कहते हैं कि गूगल क्विज कराने से क्या फायदा है, क्विज कराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे आंसर तो गूगल में मिल जाते हैं। लेकिन मेरा सोचना यह है कि गूगल पे मिल तो जाते हैं, लेकिन आप उन क्वेश्चन को खोजने के लिए एक बार कोशिश तो करेंगे, उनका उत्तर जानने का प्रयास तो करेंगे कि उनका उत्तर क्या है।
आज ये बता जाऊं कि एक हमारे महाविद्यालय से 10 छात्र छात्राओं ने जो है पार्टिसिपेट किया था पुणे के आर्ट्स साइंस कॉमर्स के फिजिक्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित एक नेशनल साइंस डे के क्वेश्चनर पे क्विज कंपटीशन में, जिसमें केवल 10 छात्र छात्राओं ने जो है उस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। तो उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई। हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट से भी एक छात्र है जिसको बहुत सारी बधाइयाँ। मैं लिंक यहाँ पे लिख देती हूँ, आप जो है उस लिंक के जरिए इससे जुड़े इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 2 मिनट बस वेट करें, अभी मैं लिंक दे देती हूँ आपको। ये जो आज नेशनल साइंस डे पे हम लोगों ने क्विज बनाया हुआ है, उस क्विज की लिंक है, आप इसको सॉल्व करिए और आपके सर्टिफिकेट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे, लेकिन जो लोग इसको सॉल्व करेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी सर को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सर ने हमारी रिक्वेस्ट को जो है मान लिया और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, अपने आशीर्वचन हर बच्चों को दिए। साइंस और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है वो किस तरीके से हमें उसको एकीकृत करना है उसके बारे में बताया। तो सर आपका हार्दिक धन्यवाद। अपने प्राचार्य सर का धन्यवाद, जो बहुत व्यस्त थे, रास्ते में थे, उसके बाद भी उन्होंने जो है इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया। मेरे महाविद्यालय से मेरे सहयोगी डॉक्टर सिद्धार्थ बर्नवाल, डॉक्टर रवि कुमार वर्मा सर, रवि यादव सर, शेफाली मैम, संजय सर, महेंद्र त्रिपाठी सर, मनोज विश्वकर्मा सर, सुमन गुप्ता मैम, सुशील कुमार मिश्रा सर और इस कार्यक्रम की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्पना अवस्थी मैम का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सब ने जो इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया। बहुत छोटा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा ताकि